नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का भूगोल पार्ट 7 समुद्र की गतियाँ का अध्ययन करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट होगा उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता होने के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों, ग्लेशियर, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के लिए उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। ग्लोब के मानचित्र पर आप प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर को देख सकते हैं। ये देखिए, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है, ग्लोब का है। आपने देखा होगा कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें किनारे की ओर गति करती है। ठीक उसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील होता है। महासागरीय जल का गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जानते हैं। तरंगे, वेव। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकने वाले जाने की प्रक्रिया कारण बनती है। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा लेती है और मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इसे तरंग कहते हैं। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे उग्र भी हो सकती हैं। समुद्र की तूफानी तरंगे ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से धन की भारी क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों द्वारा लोगों को सूचित कर दिया जाता है। ज्वार भाटा, टाइड्स। समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे जाता है, उतरता है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। आइए जानते हैं ज्वार किसे कहते हैं। हाँ, यहाँ से सूर्य का आकर्षण सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में टिके हुए हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और सागरीय जल के नीचे सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। परिक्रमा करते हुए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक सीधी में आ जाती हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है। अतः इस समय सबसे अधिक ज्वार आते हैं। इन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार भी कहते हैं। यह स्थिति 2 बार पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होती है, क्योंकि पूर्णमासी के दिन भी और अमावस्या के दिन भी चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण भी होता है और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आते हैं आपस में। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाती हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, जिसके कारण लघु या निम्न ज्वार होता है। ये माह में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की 7वीं या 8वीं को होता है। ज्वार भाटा के क्या लाभ होते हैं? इसमें मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने, नौका संचालन में ये सहायता करता है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप बंदरगाह पत्तनों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने और चढ़ाने के बाद जो जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस चले जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिसे ज्वारी बोर कहते हैं। ये ज्वारी नद मुख्य पत्तनों तक पहुंचती है। भारत के प्रमुख पत्तन तो ज्वार भाटा पर ही निर्भर होते हैं। गुजरात का कांडला और पश्चिमी बंगाल का कोलकाता ऐसे ही बंदरगाह है जिन्हें ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं महासागरीय जलधाराएं। ये आपका ज्वार भाटा से रिलेटेड है। महासागरीय जलधाराएं
ये होती है महासागरीय जल की गतियों से धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, जिसके कारण महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा ले जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेते हैं और 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती हैं। अब महासागरों की जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, उस जल को गर्म जल कहते हैं। इन्हें गर्म जलधारा बोलते हैं। ऐसी जलधारा जो ध्रुवों से ठंडे क्षेत्र की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, उस जल का तापमान कम होता है, उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। अभी हम इसे समझा देते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रभावित करती है। आगे चलकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर यह अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। इस गर्म जलधारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तरी पश्चिमी तट सर्दियों में भी जमने नहीं पाता, जबकि उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले होते हैं। लेब्राडोर की धारा ये ठंडी जलधारा होती है। ये आर्कटिक महासागर की जलधारा है। आर्कटिक महासागर की से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिलती है। ये कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे की ओर बहती है। ऐसे ही लेब्राडोर जलधारा के नाम से जाना जाता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग या न्यूफाउंडलैंड होते हैं। क्यूरेशिया जलधारा यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। क्यूरोसियो प्रशांत महासागर में उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धाराएं किस दिशा में बहती हैं? जब उत्तरी विषुवत जलधाराएं फिलिस्पीन के साथ मुड़कर उत्तर की ओर बहती हैं तो क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है और यह गर्म जलधारा होती है। जापान तट के पास यह जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यह जलधारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समान हो जाती है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचती है, जिसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यूराइल की धारा क्यूरोसिया प्रशांत महासागर का है आपका। अब ये है क्यूराइल की जलधारा। यह जलधारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी जलधारा है। इसकी तुलना में अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर जलधारा से भी की जा सकती है। यानी अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, और क्यूराइल की भी जलधारा ठंडी जलधारा। जब यह क्यूरोसिया की गर्म जलधारा में मिलती है तो यहाँ कोहरा पड़ता है और जलयानों के लिए हानिकारक होता है। गर्म और ठंडी जलधाराओं से मिलने से यह समुद्री घास बनती है। इसमें जिसे मछलियाँ खाती हैं। ये मत्स्य उद्योग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म जलधारा के ऊपर उठकर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती हैं और इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं वर्षा रोकती हैं और मौसमी दशाएं